फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो क्लास 9th के चैप्टर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की ये वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले की 2 वीडियो में हम अपने काफ़ी सारे इस चैप्टर के डिस्कशंस जो थे वो क्लियर कर चुके हैं और काफ़ी सारे जो आपके डाउट्स थे वो भी आई होप क्लियर हो गए होंगे। देखिए, इसमें जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है वो है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स। देखिए, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स का जो मीन्स है वो है उम्मीदवार जो होते हैं उनका जो नामांकन है वो कैसे होता है। तो देखिए, इससे पहले के ऊपर जो हमने टॉपिक्स अपने क्लियर किए थे उसमें लोकतंत्र चुनावों जब कराए जाते हैं तो उसमें वास्तव में लोगों के पास जो है वो रियल ऑप्शन होना चाहिए, यानी कि वास्तविक विकल्प होना चाहिए। तभी हमें पता चलेगा कि किसी के भी चुनाव लड़ने पर लगभग किसी प्रकार की कोई बंदिशें नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई भी इलेक्शन के लिए फ्री होता है और कोई भी इलेक्शन लड़ सकता है। और हमारी जो चुनाव प्रणाली है वास्तव में वो ऐसा ही करती है। जो कोई व्यक्ति मतदाता होता है, यानी कि जब वो 18 साल का हो जाता है और अपनी वोट देने की उसकी उम्र हो जाती है, 18 साल का उम्र जब पूरी कर लेते हैं वो उसको वोटर आईडी उनकी बना दी जाती है, तो वो उम्मीदवार भी हो सकता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि कोई भी व्यक्ति जो 18 साल वर्ष की उम्र में वोट डालने का जिसको अधिकार प्राप्त हो जाता है, लेकिन वो उम्मीदवार नहीं बन सकता। उम्मीदवार बनने के लिए उसे कम से कम 25 वर्ष की आयु की आवश्यकता होती है। और उम्मीदवार जब उसको उम्मीदवार बनने के लिए भी अपराध जो होते हैं उन पर भी रोक लगा दी जाती है। वो क्रिमिनल नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो पाबंदी है बहुत कम मामलों में ही लागू होती दिखाई पड़ती है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार जो होते हैं उन्हें ही क्या करते हैं, चूज़ कर लेते हैं जिन्हें पार्टी का चुनाव और समर्थन मिलता है। पार्टी के जो बोलचाल की भाषा में, यानी कि जब पार्टी में इसको साधारण भाषा में हम क्या कहते हैं, पार्टी टिकट के नाम से जानते हैं। ये देखिए, पार्टी टिकट। देखिए, एवरी पर्सन हु विशेस टू कॉन्टेस्ट एन इलेक्शन हैज़ टू फिल अ नॉमिनेशन फॉर्म एंड गिव सम मनी एज सिक्योरिटी डिपॉजिट। देखिए, चुनाव लड़ने के इच्छुक हर एक उम्मीदवार को एक जो नामांकन पत्र होता है, नॉमिनेशन फॉर्म होता है, वो फिल करना पड़ता है और कुछ जो मनी होती है सिक्योरिटी के तौर पर वो भी जमा करानी पड़ती है। और देखिए, हाल ही में रिसेंटली ही जो सर्वोच्च न्यायालय है उन्होंने इस तरह के जो कुछ निर्देश हैं जब उम्मीदवार घोषणा पत्र भरते हैं उसकी भी प्रणाली शुरू कर दी है कि अब हर उम्मीदवार को अपने बारे में जो एक ब्यौरा होता है, डिक्लेरेशन होता है, वो फुल करना होगा, डिक्लेरेशन बताना होगा और ये वैधानिक घोषणा करनी होगी कुछ मामलों पर। देखिए, वो कौन कौन से मामले हैं। देखिए, सीरियस क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट द कैंडिडेट, यानी कि उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे यदि कोई आपराधिक मामला है तो वो उसे बताना पड़ेगा। सेकंड है डिटेल्स ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ द कैंडिडेट एंड हिज और हर फैमिली। देखिए, उम्मीदवार और उसके परिवार के जो सदस्य हैं उनकी संपत्ति और उसकी देनदारी का भी ब्यौरा उनको देना पड़ेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, और उम्मीदवार को अपनी शैक्षिक योग्यता के बारे में भी यहाँ बताना होता है। देखिए, इन सारी सूचनाओं को सार्वजनिक किया जाना चाहिए जिससे जो वोटर हैं वो अपना जो कैंडिडेट के बारे में जिसे वो सोच रहे हैं कि हम इसको वोट दें, तो वो उसके आधार पर उन्हें मौका मिल जाए, वो उसके आधार पर सोच लें कि इसको वो वोट दें या ना दें। इसमें एक मौका मिल जाता है लोगों को सोचने का। कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन का मतलब होता है चुनाव अभियान, यानी कि चुनावों का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपनी पसंद के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं सरकार और उनकी नीतियों का चुनाव करने का अवसर देना है। इसीलिए कौन सा प्रतिनिधि अच्छा है, कौन सी पार्टी अच्छी सरकार देगी या कौन सी नीतियाँ अच्छी हैं, इसके बारे में स्वतंत्र यानी कि फ्री होकर के चर्चा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इलेक्शन कैंपेन के दौरान यही सब किया जाता है। यानी कि हमारे देश में उम्मीदवार जो होते हैं की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान की जो आखिरी तारीख होती है उसके बीच में आमतौर पर 2 वीक्स का टाइम दिया जाता है, यानी कि 2 हफ्तों का बीच में समय होता है। और इस अवधि में जो उम्मीदवार होते हैं वो जो मतदाता होते हैं उनके संपर्क में रहते हैं, उनसे संपर्क करते हैं
और जो राजनेता होते हैं वो चुनावी सभाओं में अपने बहुत सारे भाषण जो होते हैं वो भी देते हैं। और जो पार्टियां होती हैं वो अपने समर्थकों को सक्रिय करती हैं, यानी कि उनको उनसे बातचीत करती हैं, उनके पास जाती हैं, उनसे अपने चुनाव जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके बारे में यहाँ पर बताती हैं। और इसी टाइम पीरियड में जो अखबार न्यूज़पेपर्स होते हैं, जो टीवी चैनल्स होते हैं, वो भी इनसे जुड़ी हुई जो बहुत बड़ी बड़ी चर्चाएं होती हैं वो भी इसके बारे में हमें बताती हैं। लेकिन असल में जो चुनाव अभियान है वो सिर्फ 2 हफ्ते में ही नहीं चलता है, ठीक है। ओनली दीज 2 वीक्स ओनली, नो लिमिटेड, इनकी लिमिटेड केवल 2 सप्ताह नहीं होती है। राजनीतिक दल जो होते हैं वो महीनों पहलों से ही इसकी जो एक्चुअल तैयारी होती है वो अपनी शुरू कर देते हैं। और देखिए, इन इलेक्शन कैंपेन्स पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू फोकस पब्लिक अटेंशन ऑन सम बिग इश्यूज़। देखिए, चुनाव अभियान के दौरान जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं वो लोगों का ध्यान जो बड़े बड़े मुद्दे होते हैं उनकी तरफ आकर्षित करना चाहती हैं, और वो लोगों को इस मुद्दे पर आकर्षित करती हैं कि वे पार्टी के पक्ष में वोट दें, ताकि वो विभिन्न जो मुद्दे होते हैं उनको उठाएगी और उनको सफल करने की भी कोशिश यहाँ पर करेगी। देखिए, बहुत सारे ऐसे जो पार्टीज़ होते हैं, उनके जो दल होते हैं, वो काफ़ी सारे उन्होंने मुद्दे उठाए हैं, उनको सफल नारों के साथ उन्होंने यहाँ पर पूरा करने की कोशिश की है। देखिए, जो फर्स्ट इसमें है वो है गरीबी हटाओ, यानी कि द कांग्रेस पार्टी लेड टू इंदिरा गांधी गेव द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ इन द लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1971। देखिए, इंदिरा गांधी के नेतृत्व में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, और पार्टी ने वादा किया कि वह सरकार की सारी नीतियों में बदलाव करके सबसे पहले देश में से गरीबी को ही हटाएंगे। देखिए, सेकेंड है इसमें सेव डेमोक्रेसी। 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी ने एक नारा दिया, जो नारा था सेव डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र बचाओ। पार्टी ने जो इमरजेंसी जो पीरियड होता है उसके दौरान कुछ ज़्यादतियों को समाप्त करने और लोगों को आज़ादी देने का भी यहाँ पर वादा किया। देखिए, जो थर्ड इसमें है लैंड टू द टेलर। देखिए, वामपंथी दलों ने 1977 में हुए पश्चिमी बंगाल विधानसभा चुनाव में ज़मीन जोतने वालों को एक नारा दिया था, और जो अगला इसमें है वो है प्रोटेक्ट द सेल्फ रेस्पेक्ट टू द तेलुगुज। और देखिए, 1983 में आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनावों में तेलुगु देशम पार्टी के जो नेता थे एन.टी. रामा राव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया। देखिए, इन अ डेमोक्रेसी इट्स अ बेस्ट टू लीव पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स फ्री टू कंडक्ट फ्री इलेक्शन कैंपेन द वे दे वांट टू। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपनी मर्जी के मुताबिक चुनाव प्रचार करने के लिए आज़ाद छोड़ देना ही सबसे अच्छा तरीका है, पर सभी दलों को उचित और समान अवसर मिलने चाहिए। इसमें यह है कि सभी जो अपना अभियान है वो चलाएं, और सभी को यहाँ पर फ्री छोड़ दिया जाता है, और उम्मीदवार या पार्टी के ये जो सब काम हैं वो नहीं कर सकती। कौन कौन से काम हैं, यानी कि उनको फ्री तो छोड़ दिया जाएगा, लेकिन कुछ कानून के अंतर्गत रहकर ही उन्हें अपने कामों को करना होगा। देखिए, अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन लॉ नो पार्टी और कैंडिडेट कैन, कुछ इलेक्शन लॉ बनाए गए हैं, उसके आधार पर जो पार्टी है वो किन कामों को नहीं कर सकती वो देखिए। जो फर्स्ट है इसमें कौन से काम उनको नहीं करने हैं। देखिए, जो मतदाता है वो प्रलोभन नहीं दे सकता, यानी कि अगर वो किसी को प्रलोभन देते हैं, यानी कि घूस देते हैं या उनको धमकी देते हैं, ये काम उनको नहीं करने हैं। और देखिए, सेकंड है अपील टू देम इन द नेम ऑफ द कास्ट और रिलीजन। देखिए, उनसे जाति या धर्म के नाम पर भी वो उनसे वोट नहीं मांग सकते हैं। यूज़ गवर्नमेंट रिसोर्स फॉर इलेक्शन कैंपेन एंड। देखिए, जो चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का भी वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। स्पेंड मोर देन 25 लाख इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर अ लोकसभा इलेक्शन और 10 लाख इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी इन एन असेंबली इलेक्शन। लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख या विधानसभा चुनाव में 1 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च करना
देखिए लोकसभा चुनाव में वो निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख रुपए और असेंबली इलेक्शन में 10 लाख रुपए तक ही वो खर्च कर सकते हैं। इफ़ दे डू सो देयर इलेक्शन कैन बी रिजेक्टेड बाय द कोर्ट इवन आफ्टर दे हैव बीन डिक्लेयर्ड इलेक्टेड। देखिए अगर वे इनमें से किसी भी मामले में दोषी पाए जाते हैं तो चुने जाने के बावजूद भी उनको चुनाव जो है वो रद्द किया घोषित किया जा सकता है। इन कानूनों के अलावा हमारे देश में सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार की एक आदर्श जो मॉडल है इनका कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन कैंपेन यानी कि आचार संहिता को भी स्वीकार यहाँ पर किया गया है। इनमें जो उम्मीदवार और पार्टियों को यह सब काम करने की भी मनाही की गई है। देखिए फर्स्ट इसमें यूज़ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा यानी कि चुनाव प्रसार के लिए किसी धर्म स्थल का उपयोग करना भी यहाँ पर वर्जित है। और देखिए जो दूसरा इसमें आता है यूज़ गवर्नमेंट व्हीकल एयरक्राफ्ट्स एंड ऑफिशियल फॉर इलेक्शंस एंड यानी कि सरकारी वाहन विमान या अधिकारियों का चुनाव में उपयोग वो नहीं कर सकते हैं। वंस इलेक्शन आर अनाउंस्ड एक बार चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना का शिलान्यास बड़े नीतिगत फैसले या लोगों को सुविधाएं देने के वादे यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। देखिए जिसमें अगला जो पॉइंट निकल के आ रहा है वो है पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स यानी कि मतदान और मतगणना यानी कि चुनाव का आखिरी चरण है मतदाताओं द्वारा वोट देना। ये एक आखिरी चरण होता है। इस दिन को आमतौर पर चुनाव का दिन भी कहा जाता है। जिस दिन हम बोलते हैं ना कि आज चुनाव देने जाना है, आज वोट डालने जाना है तो उसी को यहाँ पर चुनाव का दिन कहा जाता है। और मतदाता सूची में नाम वाला यानी कि जिनका वोटिंग लिस्ट में नाम आता है वो हर एक व्यक्ति उस इलाके में स्थित जो मतदान केंद्र है वहाँ पर जाता है। ये जो मतदान केंद्र होते हैं ये टेम्परेरी रूप से किसी स्कूल या सरकारी बिल्डिंग में बना दिए जाते हैं और जब मतदाता मतदान केंद्र में जाता है तो चुनाव के जो अधिकारी होते हैं वो वहाँ बैठे होते हैं और उनको बताते हैं कि कैसे उन्हें अपने चुनाव की मतदान की प्रक्रिया को पूरा करना है। और वो क्या करते हैं चुनाव अधिकारी उसे एक चुनाव अधिकारी उसे पहचान कर उनकी उंगली पर एक काला निशान लगा देते हैं यानी उनकी जो वोटर लिस्ट में उनका नाम होता है वो अपना वोटर ID लेकर के वहाँ जाते हैं। तो जो अधिकारी होते हैं वो उनकी पहचान करते हैं उनकी उंगली पर एक निशान लगा देते हैं उसे वोट डालने की अनुमति देते हैं। और सभी उम्मीदवारों के जो एजेंट्स होते हैं वो मतदान केंद्र के अंदर बैठने की उनके पास आज़ादी होती है। उन्हें अलाउड होता है कि वो वहाँ पर बैठ सकते हैं और ये देख सकें कि वहाँ पे जो इलेक्शन का जो तरीका है वो फेयर तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखिए अर्लियर द वोटर यूज्ड टू indicate who they wanted to vote for the putting a stamp on the ballot paper। देखिए पहले मतदाता एक मतपत्र पर अलग अलग छपे उम्मीदवारों के नाम और उनके चुनाव चिन्ह में से अपने पसंद के जो उम्मीदवार होते थे उनके चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर अपना जो वोट था वो फाइनल कर देता था। लेकिन अब मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होने लगा है जिसको हम EVM मशीन के नाम से जाते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। सभी बच्चे जानते हैं EVM मशीन के बारे में। और मशीन के ऊपर जो उम्मीदवार होते हैं उनके नाम और उनके चुनाव चिन्ह बने हुए होते हैं और जो मतदाता है उसे केवल क्या करना है कि वो वहाँ जाएगा और उस बटन को दबा देगा और उसके बटन को दबाते ही उसका जो वोट है उस कैंडिडेट के नाम पर चला जाता है। और देखिए वंस द पोलिंग इज़ ओवर और मतदान हो जाने के बाद सभी जो वोटिंग मशीन्स हैं उनको सील बंद करके EVM मशीन्स को सील्स कर दी जाती हैं और एक सुरक्षित स्थान पर उनको पहुंचा दिया जाता है। अ फ्यू डेज लेटर ऑन अ फिक्स डेट और उसके बाद एक तय कर दी जाती है एक तारीख और उस निश्चित तारीख के आधार पर ही चुनाव क्षेत्र की सभी मशीनों को एक साथ ओपन किया जाता है खोला जाता है जहां पर सभी दलों के एजेंट्स जो होते हैं कैंडिडेट जो होते हैं वहाँ वो भी प्रेजेंट होते हैं। और इससे मतगणना का जो काम है वो फ्री ढंग से हो सके इसलिए भी वो वहाँ पर रुक जाते हैं। किसी चुनाव क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मत पाने वाले उम्मीदवारों को विजयी घोषित कर दिया जाता है यानी कि जो भी जो कैंडिडेट होता है जिसके पास सबसे ज़्यादा वोट होते हैं उनको जो विनर होता है वो डिक्लेयर वहाँ पर कर दिया जाता है।
देखिए, आम चुनाव में जो होते हैं सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना की एक ही तारीख होती है, ठीक है। और जो टीवी चैनल्स हैं, रेडियो हैं, अखबार से, यह बहुत बड़ा अवसर होता है उनके लिए, और वे पूरी खबरों को विस्तार से दिखाते हैं और कुछ घंटों में ही सारी जो रिजल्ट्स होते हैं वो डिक्लेयर हो जाते हैं और स्पष्ट हो जाता है कौन अगली सरकार बनाने जा रहा है, यानी कि कौन होगा जो नेक्स्ट गवर्नमेंट यहाँ पर अपनी बनाएगा। तो देखिए, यहाँ पर हमने आज इतना अपना टॉपिक को क्लियर किया है, और आप इतने अपने टॉपिक को क्लियर करें, अच्छे से इनको समझें। कोई प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय।